मीरा दीदी अपने ऑफिस में बैठी थी। वह यहाँ की सहायक प्रबंधक थी। शहर के अंतिम छोर पर बना हुआ बूढ़े बुजुर्गों का आसरा, विश्रांति, यहाँ के सारे काम वही देखती थी। नया प्रवेशार्थी भी जब आता तो वही देखती कि कितनी उम्र है, यहाँ किस कारण से आना पड़ा, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी तो नहीं। फिर इसी आधार पर उनके रहने की व्यवस्था होती। नए साथी के साथ पुराने वासियों का बर्ताव, उसको वहाँ जल्दी से जल्दी लोगों के साथ कोई दिक्कत ना आए, यह सब भी वही देखती। अक्सर उसे लगता कि यह बात सच है कि बच्चे और बूढ़े एक से होते हैं। नर्सरी स्कूल में जो कठिनाई आती है वही यहाँ भी। ये लोग भी कभी कभी अपनी जिद पर अड़ से जाते तो उन्हें संभालना भी समझदारी का ही काम था। मीरा अब अभ्यस्त हो चुकी थी। पिछले 25 वर्षों से वह यहाँ थी। स्टाफ के लोग उसे दीदी पुकारते थे, पर अब वह जगत दीदी ही बन चुकी थी। यहाँ के 80-90 साल के बुजुर्ग लोग भी उसे दीदी ही कहते हैं और उसकी बात भी मान लेते हैं। कई लोग जो विस्मृति लोक में पहुँच गए हैं, वे उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। किसी की दोस्त, किसी की बहन, किसी की माँ। मीरा को भी उनमें सब अपने ही लगते हैं। अकेलेपन की राह में भटकती मीरा को यही तो सहारा मिला था। शुरू में जब यहाँ आई तो उसे लगा था कि थोड़े दिन रुककर कहीं और चली जाएगी, पर फिर ऐसा संभव नहीं हुआ। कुछ ही समय में वह वहीं होकर रह गई। एक और उसके घर परिवार के लोग थे जिन्होंने उसके मन की परवाह नहीं की, और दूसरी ओर ये सभी जो उससे किसी न किसी रिश्ते में जुड़ने लगे। तभी उसे लगा कि अब यहीं रहना ठीक है। अपनी जवानी और प्रौढ़ावस्था तक जितनी संभव हो सेवा करेगी, और बुढ़ापे का आसरा तो यह है ही। तो अब यहीं काम करना उसका ध्येय बन गया था। सुबह सभी लोगों से मिलकर उनके हाल चाल जानकर, अब पूरी दिनचर्या का चार्ट देखकर वह ऑफिस में आई थी। तभी चपरासी किशन ने बताया कि एक नया सदस्य आपकी राह देख रहा है। उसको छोड़ने जो आदमी आया था शायद उनका बेटा ही था। वो बड़ी जल्दी में था, अतः आपका इंतज़ार नहीं किया, बस ये लिफाफा दे गया। बोला सारी जानकारी है इसमें, फ़ोन नंबर भी है, अगर ज़रूरत पड़े तो। रहने का खर्च आदि हम भेजते रहेंगे, पर घर पर रखना मुश्किल हो रहा है। बस इनके पैर छुए और चलता बना। एक बूढ़ी महिला है, अभी बाहर के कमरे में है, पर सोफे पर ही सो गई हैं, शायद थकी हुई थी। मीरा ने किशन को उन्हें देखकर आने को कहा और साथ ही कहा पानी आदि देने की बात की, नाश्ता भी पूछ लेना, तब तक मैं ये देखती हूँ। मीरा ने लिफाफा खोला, उसमें यहाँ प्रवेश का फॉर्म था, महिला की फ़ोटो भी थी और 20,000 रुपये का चेक भी था, और हर माह खर्च देने की बात भी लिखी थी। मीरा ने सब बातें पढ़कर रजिस्टर निकाला और फॉर्म खोलकर जानकारी दर्ज करनी चाहिए। नाम देखकर ही कुछ जाना पहचाना सा लगा, पर एक नाम तो कई लोगों का हो सकता है ना। उसने मन की बात दबा ली, पर जैसे ही फ़ोटो देखी और दूसरी फ़ोटो को रजिस्टर के पेज में लगाना चाहा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चश्मे को उतार कर पोंछा और पहन लिया। उसे उषा दीदी ही नज़र आई, पर यह कैसे संभव है कि उषा दीदी को कोई यहाँ छोड़ जाए। वह दोबारा सारी जानकारी पढ़ने लगी। हाँ, पूरा नाम भी वही, फ़ोटो भी वही। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह अतीत के सागर में गोते खाने लगी। उषा दीदी उससे 7 साल बड़ी थी। जब उनकी शादी हुई थी, घर में कितना त्योहार जैसा उत्सव हुआ था। नाच गाना, खाना पीना, गहने कपड़े देखकर उसे लगा कि वह कब शादी के लायक होगी। असल में तभी से उसने एक कल्पना संसार बना लिया था अपने स्वर्णिम भविष्य का, पर हुआ कुछ और ही। उषा दीदी शादी के 2 साल बाद जब माँ बनी, तभी उसके सपने पूरे हुए थे। उषा दीदी बेटे को जन्म देते ही बहुत बीमार हो गई। सभी तरह के इलाज किए गए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
लग रहा था अब वे बिस्तर पर ही अपना जीवन काटेंगी। अब बच्चे की संभाल भी ज़रूरी थी और पत्नी की भी। जीजा जी मुश्किल में थे, अतः मीरा को बुलाया था। दीदी की हालत पर डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। मीरा भी कॉलेज में आ चुकी थी। वहाँ कब तक रहती, उसे लौटना ही था। तभी घर वालों ने और दीदी के ससुराल वालों ने निश्चय कर लिया कि मीरा की शादी कर दी जाए। बच्चे को माँ मिल जाएगी और मौसी से बढ़कर कौन अच्छी देखभाल कर पाएगा। उसकी मर्जी जानने की किसी ने जरूरत ही ना समझी। बच्चे के प्रति प्रेम ने उसे भी मजबूर कर दिया। फिर दीदी तो अपनी ही थी, उसके लिए इतना तो वह कर ही सकती थी। अतः एक दिन साधारण तरीके से मंदिर में उसकी शादी हो गई। हवन कुंड में कर्तव्य की अग्नि में उसके सपनों की समाधि जल ही गई। अपनी किस्मत का लेख समझ उसने सब स्वीकार कर लिया। पर जीजा जी जो अब उसके पति बन चुके थे, उसी दिन से पराये हो गए। उन्होंने पहले ही इस विवाह को नामंजूर कर दिया था। घर के लोग मिलकर क्या बच्चे को नहीं पाल सकते? उसके लिए किसी और की जिंदगी क्यों बर्बाद हो? पर कोई सुने तब ना। उन पर भी जबरदस्ती यह रिश्ता सौंप दिया गया। मीरा से कह दिया था, तुम हमेशा आज़ाद हो इस बंधन से, हमारे बीच ये रिश्ता कभी नहीं पनपेगा। पर अब समाज के सामने तो वे इस बंधन में बंध ही चुके थे। उसका क्या, उस घर में मीरा एक आया और नौकरानी बनकर रह गई। घर की बहू होने के नाते सारे काम निभाने ही थे। बच्चे सुमित को पालना ही उसका धर्म था। मायके वाले भी निश्चिंत थे, अब उसे जीना तो था ही। इस बात को लगभग 5 साल बीतने को आए। तभी एक करिश्मा सा हुआ। दीदी बिल्कुल ठीक होने लगी। धीरे धीरे सभी बातें उन्हें मालूम हो गई। जीजाजी खुश हो गए, उनकी पत्नी उन्हें मिल गई, बच्चे को माँ मिल गई। अब उसका क्या? अब घर वालों की नज़र में वह बोझ सी हो गई। उधर दीदी का नजरिया एकदम बदल गया। वे भूल गई कि उन्हीं के कारण मीरा का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। उनको संदेह होने लगा कि मीरा ने उनके संसार में दखल अंदाजी की है। उसके पति से उसी ने बहलाकर शादी की होगी। जो बहनें पहले जी जान से एक दूसरे को चाहती थी, अब सौतन बनकर रह गईं। अब मीरा को लगा कि किसी भी तरह उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। माँ से भी मिली तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसके इस कदम से कितनी बदनामी होगी। जो भी हो, वह उस घर की बहू है। यहाँ वापस आएगी तो तूफान ही आ जाएगा। उसकी 2 बहनें और हैं शादी के योग्य। घर में अपने पति और सास ससुर को भी गुहार लगाई। उनके अनुसार भी ये बात अनुचित थी। इस घर में क्या कमी है उसे? खाना पीना छत इज्जत सभी तो है, और उसकी अपनी ही बहन है। आज नहीं तो कुछ समय में वह समझ जाएगी मीरा के त्याग को। पर रोज सुबह शाम हर पल जब दीदी उसे जली कटी सुनाती तो उसका दिल दहल जाता। अतः एक दिन अपने सर्टिफिकेट, कुछ कपड़े और रुपए लेकर वह घर से चली गई, सिर्फ अपने पति या जीजा जी को बताकर। उन्होंने उसे हर संभव सहायता करने की बात कही। जहाँ भी जाए सूचित कर दे, यहाँ सब ठीक होगा, तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। इस दुख का कारण मैं ही हूँ। उस वक्त हिम्मत जुटा लेता तो यह सब ना होता। खैर अब क्या। घर से निकलकर वह एक बस में बैठ तो गई, पर कहाँ जाना है यह उसे पता नहीं था। अतः जहाँ तक बस जा रही थी वहाँ तक टिकट ले लिया और बस जब खाली हुई तो वह भी उतर गई। अब सड़क के किनारे एक पेड़ की छांव में कुछ और यात्री थे, वह भी जाकर वहीं बैठ गई। सभी लोग जब जाने लगे तो उसे ध्यान आया, शाम का समय था, अब रात को कहाँ रहेगी, यही सोच रही थी। तभी साथ दोनों बूढ़े एक दूसरे का हाथ थामकर जाने को उठे तो मीरा से कहा, बेटी अब यहाँ कोई बस नहीं मिलेगी, तुम्हें जाना कहाँ है? मीरा क्या उत्तर देती, बोली, पता नहीं, पर आज की रात कोई जगह रहने को मिल जाती तो सुबह तक सोच पाती। फिर थोड़ा अपने बारे में बता दिया
कि वह बहुत दुखी है, घर छोड़ दिया है। दोनों बहुत दुखी हुए। बोले, बेटी अब हम भी क्या बताएं, अपना घर तो हमारा भी नहीं है, हम दोनों पति पत्नी हैं, यही वृद्धाश्रम है, वहीं रहते हैं। अपने परिवार से उपेक्षित थे, पर यहाँ अपनापन मिला। चलो आज तुम हमारे साथ ही चलो, फिर सोचेंगे। आश्रम में औरों को भी सहायता मिल जाती है और वह उनके पीछे पीछे चल दी थी। आश्रम के प्रबंधक ने उसकी गाथा सुन और योग्यता देख उसे काम पर रख लिया और कहा था, तुम्हारा जब तक मन लगे कहीं और अच्छा जॉब मिल जाए तो। पर सप्ताह भर में ही उसे यहाँ के हर व्यक्ति में अपनापन मिलने लगा था। फिर उसने इसे ही अपना घर बना लिया था। वह यह सब सोच ही रही थी, तभी किशन की आवाज़ सुनाई दी। दीदी आप क्या सोच रही हैं? मैं कब से कह रहा हूँ, लंच का समय हो गया है। वो एकदम चकित सी हो गई। अरे कुछ नहीं, बस कुछ काम की बातें सोच रही थी। तभी दरवाजे से दीदी को अंदर आते हुए देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, पर अचानक उसने दिल को थामा। सारी कड़वाहटें दिल में तूफान मचा रही थी, पर वह एकदम संभल गई और उनका स्वागत करने आगे बढ़ी। दीदी ने शायद उसे नहीं पहचाना। उनके रहने आदि का प्रबंध कर किशन को उन्हें ले जाने का आदेश दे ही रही थी कि उषा दीदी बोली, मीरा इतनी नाराज है मुझसे, गले नहीं लगेगी पगली? न न पगली तू नहीं, मैं हो गई पागल। पता है ननकू मेरा, नहीं नहीं तेरा बेटा, तू छोड़ आई थी ना जब 5 साल का था वो। तेरे जाने के बाद से आज तक उसने मुझे माँ ही नहीं माना। आज वह जानबूझकर मुझे यहाँ छोड़ गया है ताकि मैं तेरे सामने रहकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। मेरे ही कारण तेरा घर छूटा। अगर तू मुझे क्षमा नहीं करेगी तो शाम तक ननकू आकर सारे संबंध तोड़ देगा। मैं यहाँ भर्ती होने नहीं तुझे लेने आई हूँ। यह कहती हुई वह आगे बढ़ी और मीरा को गले लगाया और मूर्छित हो गई। डॉक्टर आया, घर के लोग भी आए। उषा दीदी ठीक थी, पर एक ही रट थी कि घर चलो। मीरा ने कहा, दीदी मैं रोज़ तुमसे मिलने आऊँगी, पर देखो ना यहाँ कितने सारे लोग हैं जिनके बिना मैं और मेरे बिना वो रह नहीं सकते, अतः आना मुश्किल है। उषा दीदी बोली, तब ठीक है, आज से मैं भी यहीं रहूँगी और तेरे काम में हाथ बटाऊँगी। अब मना ना करना। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति भी ट्रस्ट में दे दी, जिससे आश्रम में सुविधाएं बढ़ाई जा सके। दीदी को घर भेज दिया कि वह रोज आएगी। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। ननकू की आंखों में आंसू थे। जन्म से लेकर 5 साल तक उसने मीरा को ही माँ माना। फिर उसके अचानक छोड़ जाने से सदमे में था। बड़े होने पर सब बातें समझ में आई थी। उसे अपने परिवार के लोगों की स्वार्थपरता से बेहद नाराज़गी थी और आज शायद कुछ कर पाया था अपनी उस माँ के लिए जिसने अपने सारे सपने तोड़कर उसे पाला था, उसे आसरा दिया था। उषा ने अपनी छोटी बहन से माफ़ी मांग ली थी। मीरा का परिवार अब बढ़ गया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।
अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर आलोक का मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। उसे बेहद शर्मिंदगी थी अपनी सोच पर, अपने रवैये पर। लेकिन अब इतनी देर हो चुकी थी कि आलोक का पछतावा किसी काम का न था। कहावत है ना, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। छवि यही तो कह गई थी उससे, अपने पिता से। आज आलोक के पास कुछ भी नहीं था, ना घर, ना पैसा, ना परिवार। ऐसा नहीं कि ये सब उसके पास कभी नहीं था, लेकिन उसने सब खोया अपनी पुरातनपंथी सोच की वजह से। पहले अगर उसने अकल से काम लिया होता तो आज वो अकेला नहीं होता। आज उसके पास उसका पूरा परिवार होता। उसके दोनों बच्चे छवि और विवेक होते और उसकी पत्नी सुधा जिंदा होती। सुधा की याद आते ही आलोक अतीत के पन्नों में खो गया। करीब 30 साल पहले आलोक और सुधा की शादी हुई थी। आलोक अच्छे खाते रईस खानदान का लड़का था। उसके पिता का अपना व्यवसाय था जो अच्छा चलता था और आलोक वही संभालता था। सुधा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थी। शायद इसीलिए आलोक ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी के बाद दोनों को पता चला कि वो दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक पूरब था तो दूसरा पश्चिम। सुधा एक समझदार लड़की थी तो आलोक दकियानुसी और घमंडी। क्योंकि सुधा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी तो उस पर हुक्म चलाना तो वो अपना अधिकार समझता था। वैसे भी वो अच्छी तरह जानता था कि सुधा उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये तो शादी के बाद सुधा को समझ आया था कि इसलिए आलोक ने उससे शादी की थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी 3 बहनें और भी थीं जिनका विवाह होना अभी बाकी था और पिता की आय के सीमित ही साधन थे। इसीलिए वापस माता पिता के घर जाना संभव नहीं था। जैसे तैसे सुधा ने इसे ही अपनी किस्मत समझकर अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया था। 1 साल बाद ही सुधा ने छवि को जन्म दिया। उसने सोचा अब तो बच्चे के सहारे समय अच्छा कट जाएगा। वो कहाँ जानती थी कि आलोक उसकी जिंदगी और मुश्किल बनाने वाला था, क्योंकि उसने एक लड़की को जन्म दिया था। लड़की पैदा होने की खबर सुनते ही आलोक आग बबूला हो उठा। वो उसे पालना भी नहीं चाहता था। सुधा ने उसे बहुत हाथ पैर जोड़े थे, तब कहीं जाकर वो शांत हुआ। छवि पर 1 रुपया भी खर्च करना उसे फिजूल लगता था। उसका मानना था कि लड़की तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, उस पर क्या पैसे खर्च करना, वंश तो बेटे से चलता है। आलोक ने कभी उससे प्यार के 2 मीठे बोल नहीं बोले। बोलना तो दूर, उसे तो छवि की तरफ देखना भी मंजूर नहीं था। सुधा के बस में जितना था उतना वो छवि को खुश रखने की कोशिश करती। उसका भी एक ही सहारा था ऐसे माहौल में। छवि हर समय अपने माता पिता को झगड़ते और माँ को रोते बिलखते देखकर बड़ी हो रही थी। अभी वो 5 साल की ही थी कि सुधा चल बसी और पीछे छोड़ गई एक नवजात शिशु विवेक। छवि के लिए आने वाली जिंदगी अपार तकलीफों से भरी होने वाली थी। वो तो जैसे अनाथ हो गई। बाप उसे अपनी औलाद नहीं मानता था और माँ असमय ही काल का ग्रास बन गई। उसे लगा उसका भाई ही अब उसका सब कुछ है। वो अपनी पढ़ाई करती और विवेक का पूरा ध्यान रखती। आलोक विवेक पर अपना सब कुछ न्यौछावर करता रहता और छवि को पूरी तरह अनदेखा करता। छवि भी बच्ची थी, उसका भी मन मचलता खिलौनों को, नए नए कपड़ों को और पिता के प्यार को। लेकिन ये सब उसकी किस्मत में कहाँ। यूं ही 8 वर्ष बीत गए। पिता के लाड़ प्यार से विवेक बेहद बिगड़ गया था। वो जिद्दी और बदतमीज होता जा रहा था। पढ़ाई ना करना, झूठ बोलना, पिता के पैसे चुराना, ये सब वो मात्र 8 वर्ष की आयु में ही सीख गया था। हमेशा गलती करके पिता के सामने छवि को दोषी बना देता और आलोक अक्सर छवि पर हाथ छोड़ देता। ये देखकर विवेक का साहस दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। जब छवि ने देखा कि उसका भाई भी उसका नहीं है तो उसने अपने आप को पढ़ाई में झोंक दिया। 10वीं के बाद आलोक ने उसकी पढ़ाई का खर्च देने से मना कर दिया तो उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस भरनी शुरू कर दी। माँ की असमय मृत्यु और पिता के सौतेले
से व्यवहार ने उसे छोटी सी उम्र में ही समझदार और परिपक्व बना दिया था। एक दिन वो घर के स्टोर में कुछ सामान ढूंढ रही थी कि उसके हाथ एक पुराना सूटकेस लगा। उसने खोलकर देखा तो उसमें सुधा की चीजें थी। कुछ पुरानी फोटो, उसकी और आलोक की शादी की एल्बम, कुछ साड़ियाँ और उनके बीच में एक पुरानी डायरी। छवि ने डायरी और अपनी और सुधा की फोटो उसमें से निकाल ली। जब उसने डायरी खोलकर देखी तब उसे पता चला कि सुधा डायरी लिखती थी। उसके हर पन्ने में उसकी तकलीफों और दुखों की दास्तान लिखी थी। छवि की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे कि तभी उसकी नज़र उन पन्नों पर पड़ी जिनमें सुधा की मौत का राज कैद था। उसने पढ़ा कि विवेक से पहले सुधा 4 बार गर्भवती हुई, लेकिन आलोक हर बार लिंग परीक्षण करवाया करता था और जब उसे पता चला कि सुधा की कोख में लड़की है तो उसने हर बार उसका गर्भपात करवा दिया। फिर 5वीं बार जब सुधा गर्भवती हुई तब जांच में 2 बातें पता चली। पहली ये कि इस बार सुधा की कोख में लड़का है, दूसरी ये कि बार बार गर्भपात करवाने के कारण इस बच्चे को जन्म देने में सुधा की जान को खतरा था। मगर आलोक को कहाँ सुधा की फिक्र थी। वो तो खुशी से पागल हुआ जा रहा था कि उसका वारिस आ रहा है। सुधा धीरे धीरे अपनी जिंदगी खत्म हुए देख रही थी। उसे अगर चिंता थी तो बस छवि की। वो जानती थी आलोक उसे जरा भी प्यार नहीं करता। बस इसके आगे छवि पढ़ ना सकी। उसने डायरी बंद कर दी और बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। इस सच से उसके मन में आलोक के प्रति गुस्सा और नफरत दोनों भर गए थे। वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि घर के दरवाजे पर उसे कुछ शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि 2 लड़के विवेक को पीट रहे थे क्योंकि उसने उनसे जुआ खेलने के लिए 50,000 रुपए उधार कर लिए थे जो वो चुका नहीं सका था। बड़ी मुश्किल से उन लड़कों के हाथ पैर जोड़कर छवि विवेक को बचाकर घर के अंदर लाई। वो पहले ही परेशान थी और जुए की बात सुनकर उसका दिमाग और ज़्यादा खराब हो गया और उसने विवेक के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तभी आलोक घर में घुसा। उसने आव देखा ना ताव छवि पर बरस पड़ा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई विवेक को थप्पड़ मारने की। छवि के लाख समझाने पर भी वो नहीं समझा। आखिर छवि के सब्र का बांध टूट गया। उसने विवेक और आलोक से सारे संबंध तोड़ दिए और घर छोड़कर एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने चली गई। कहते हैं ना, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। 11वीं कक्षा की पढ़ाई करते समय छवि ने शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखी थी। वो ही उसके इस बुरे समय में काम आने वाली थी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के साथ साथ छवि ने 2 घंटे टाइपिंग की पार्ट टाइम जॉब कर ली। साथ ही उसने बीएससी में दाखिला ले लिया। उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उस कलेश भरी ज़िंदगी से बेहतर थी। समय यूं ही पंख लगाकर उड़ गया। कठिनाइयों की सीढ़ी बनाकर वो ऊपर चढ़ती चली गई। उसने कभी पलटकर विवेक या आलोक की तरफ नहीं देखा। उन दोनों ने भी कभी उसकी खबर लेने की कोशिश नहीं की। करीब 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में छवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वो एमएससी कर चुकी थी, वो भी गणित में, और उसने अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्थापित कर लिया था जहां 10वीं से बीएससी तक के बच्चों को गणित पढ़ाई जाती थी। पहले वो वहां अकेली पढ़ाती थी, फिर धीरे धीरे उसका नाम होने लगा और बच्चे बढ़ने लगे तो उसने दूसरे और शिक्षक भी रखे। अब तो उसका इंस्टीट्यूट शहर के नामी इंस्टीट्यूट्स में एक था और वो एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। घर, गाड़ी, नौकर सब था उसके पास और सब उसने अपनी मेहनत से बनाया था। एक दिन वो रोज की तरह अपने इंस्टीट्यूट पहुंची तो उसने देखा एक बहुत ही दुबला पतला बीमार सा दिखने वाला अंधेड़ उम्र का आदमी उसके कैबिन के बाहर बैठा है। पास पहुंची तो उसका दिल धक से रह गया। वो कोई और नहीं था, उसका पिता आलोक था। आश्चर्य भरे स्वर में वो बोली, आप यहाँ कैसे? तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? आलोक ने पूछा। वो आलोक को अपने साथ अपने कैबिन में ले आई और बोली, बताइए क्या बात है? इतने सालों बाद आपको मुझे ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ी? आलोक ने जवाब दिया,
तुम सही कह रही हो। बात आज ज़रूरत की ही है। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी पिछड़ी सोच ने मेरा घर बिगाड़ दिया। तुमने जब से घर छोड़ा बस मैं घटता ही चला गया। एक तरफ मुझे व्यवसाय में घाटा हो गया और मेरा सब कुछ नीलाम हो गया। अब मैं किराए के एक कमरे में रहता हूँ जिसका किराया देना भी मेरे लिए मुश्किल है। दूसरी तरफ विवेक को जुए के साथ साथ शराब पीने की लत भी हो गई। जब मेरे पास उसके शौक पूरे करने को पैसा नहीं रहा तो उसने कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी करके उनका पैसा ऐंठ लिया और आजकल इसी जुर्म में जेल काट रहा है। मेरे पास उसे छुड़ाने के पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, लेकिन अपना इलाज करवाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। बेटा, मुझे कुदरत ने बहुत दंडित किया है। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं चैन से मर सकूँगा। इस विषय में बाद में बात करेंगे। पहले आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। छवि ने ये कहकर आलोक को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गई। यूँ तो वो आलोक से बेहद नाराज थी, लेकिन कैंसर की बात सुनकर एक बेटी अपने पिता को कैसे यूं ही मरने के लिए छोड़ देती। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने छवि को बताया कि आलोक का कैंसर तीसरी स्टेज में है और उसका इलाज शुरू हो जाना चाहिए, जिसके लिए उसे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। छवि ने डॉक्टर से कहा कि इलाज का सारा खर्चा वो देगी और वो आलोक को हॉस्पिटल में छोड़ आई। करीब 1 महीने तक आलोक का इलाज चला। अब वो पहले से बेहतर था। आलोक के डिस्चार्ज का दिन आया तो छवि उसे एक सीनियर सिटीजन होम में ले गई। उसने वहाँ आलोक के लिए एक कमरा बुक करा दिया। उसने आलोक से कहा, मैंने आपसे कहा था ना, बाकी सब विषय पर बाद में बात करेंगे। आप मेरे पिता हैं। आपका इलाज करवाना मेरा फर्ज था। आप जब तक जीवित रहेंगे आपका खर्चा मैं उठाऊंगी, लेकिन मैंने जो खोया उसे मैं कभी भुला नहीं सकती और आप शायद कभी समझ नहीं सकते कि मैं एक खुशहाल ज़िंदगी जीने को किस कदर तरसी हूँ। आपने अपनी रूढ़िवादी सोच की बलि चढ़ा दिया मेरा बचपन और मेरी सबसे कीमती चीज़ मेरी माँ। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर बेटियाँ नहीं होती तो आप लोग पत्नियाँ कहाँ से लाते और कहाँ से लाते अपने खानदान के वारिस। आज जब आपको ज़रूरत है, आपका वारिस कहाँ है जिसके लिए आपने मेरी माँ का तिरस्कार किया, उसे जानते बूझते एक अंधे कुएं में ढकेल दिया और मुझे कभी अपनी औलाद नहीं माना। क्या आज वो आपको सहारा दे सकता है? वारिस वो होता है जो अपने पिता की विरासत को बढ़ा सके, उसे संभाल सके, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन ये बात आप जैसे दकियानूसी लोग नहीं समझते। खैर, आपने पछताने में बहुत देर कर दी। माँ कब की चली गई और मैंने बहुत पहले वो घर छोड़ दिया था। बस आशा करती हूँ कि लोग आपको देखकर सबक ले और समझे कि लड़का और लड़की दोनों एक समान होते हैं। दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटियों को भी उन सब चीज़ों का अधिकार है जितना बेटों को है। इतना कहकर छवि कमरे से बाहर आ गई और आलोक बस उसे जाते हुए देखता रह गया। आखिर रोकता भी तो किस अधिकार से। आज आलोक को अपनी की गई गुनाहों की सही सज़ा मिल रही थी, क्योंकि जो गुनाह उसने किया था वो माफ़ी के बिल्कुल लायक नहीं था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।